हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लेसन नंबर 7। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज। उससे पहले देखिए केयर फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि जो 17 हरे भरे जो पेड़ होते हैं वो मिलकर सिर्फ 1 टन पेपर बनाते हैं और आप सब इनका यूज अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। और एक जो पेपर होता है उसको रिसाइकिल सिर्फ 5 या 7 बार ही किया जाता है। इसलिए अगर आप एक दिन में अगर एक शीट भी बचाते हो तो आप ये सोचो कि आप कितने पेड़ बचा रहे हो। इसलिए बाय सेविंग पेपर वी विल आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर यूज इन मेकिंग पेपर। अगर हम पेपर बचाएंगे तो एनर्जी के साथ साथ जो पानी उसके अंदर यूज हो रहा है उसको भी बचाएंगे और पेड़ पौधों को भी बचाएंगे। जो वाइट गोल्ड पेपर रिसाइकलिंग मशीन होती है यह वेस्ट पेपर को टॉयलेट पेपर में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि जो हम 5 या 7 बार जो पेपर बार बार रिसाइकिल हो रहा है, जब ये यूजेबल नहीं होता तो इसको टॉयलेट पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो मशीन होता है इसके अंदर केमिकल और पानी डाल के इसका पल्प तैयार कर देते हैं। गुद्दा बनाने के बाद इसके अंदर से जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करते हैं, फिर इसको ड्राइड सुखाया जाता है और कंप्रेस करके शीट में कन्वर्ट कर देते हैं और एक रोल बना देते हैं जो कि टॉयलेट पेपर में काम लिया जाता है। इस प्रकार जो ये टॉयलेट पेपर का यूज हो रहा है रिसाइकिल पेपर से, इससे हम जो 60 कैडेट ट्री होते हैं एक साल में उतनी अमाउंट में हम पेड़ों को बचा लेते हैं। फिर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हंटिंग रेगुलेशन, यानी कि जो शिकार की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है इसको जो अगर गवर्नमेंट सख्ती से अगर बंद कर दे, इसके लिए और कानून लागू किए जाए तो ये वाइल्ड लाइफ बच सकती है। नेक्स्ट रिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों का कटाव। रिफॉरेस्टेशन जहाँ पर पेड़ पौधे कट गए, अगर कोई फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर की वजह से या किसी भी वजह से पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है वहाँ पर नए पेड़ पौधे लगाए जाए तो वो रिफॉरेस्टेशन होता है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ बचाया जा सकता है। नेक्स्ट हैबिटेट प्रोटेक्शन, जो प्राकृतिक आवास है जानवरों का उसको बचा के भी हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, यानी इस एरिया को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गई हैं और नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जिसके अंदर जो पेड़ पौधे और जानवर हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। इसमें सबसे पहले है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो गवर्नमेंट जिसको मेंटेन करता है, और इसमें जो वाइल्ड लाइफ होती है, जंगली जीवन, इसमें पेड़ पौधे जानवर ये सभी आ जाते हैं। और इनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, यानी कि वहाँ पर ना तो कोई अपने पर्सनली जानवरों को चरा सकता है ना वहाँ पर फसल उगा सकता है। नहीं, वो एरिया सिर्फ उन वहाँ के जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए है। वहाँ पर जो टूरिज्म है सिर्फ उसको परमिशन दी गई, उसके लिए भी कुछ एरिया ही सीमित मात्रा में कर दिए गए कि सिर्फ वहाँ तक ही टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, इसके अलावा वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। और जो सतपुड़ा नेशनल पार्क था ये सबसे पहला फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था भारत का, और जो नेशनल पार्क है वो है जिम कोबाल्ट नेशनल पार्क सबसे पहला। ये आसाम में है, जिम कोबाल्ट था जो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क गुजरात में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और शिक्षा नेशनल पार्क ये राजस्थान में। ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो हमारे भारत में हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से जो इसका एरिया होता है ज़्यादा होता है। इट इज़ एन एरिया दैट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये हैं जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल है के अलावा वहाँ पर व्यक्ति आ जा सकते हैं, आराम से फसल उगा सकते हैं। वहाँ पर पेड़ पौधे जो उनको ज़रूरत होते हैं उस हिसाब से वो उनको अपने यूज़ के लिए जैसे टिम्बर का यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट, ये सब वहाँ पर परमिशन है। नेक्स्ट है इसमें कुछ सेंचुरीज़ के नाम दिए गए, यानी हमारे भारत में 500 के करीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जू से अलग होती है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो जानवर होते हैं ना अपनी मर्जी से घूमते हैं, वो आज़ाद रहते हैं, प्राकृतिक आवास में रहते हैं। लेकिन जू के अंदर उनको एक पिंजरे में रखा जाता है और वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, वो सिर्फ अपने पिंजरे में रह सकते हैं। जैसे कि है भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में है, सतपुड़ा लेक झील सेंचुरी हरियाणा में है और बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में,
मधुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ये इन दोनों से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ में हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वाइल्ड लाइफ को नेशनल पार्क में चेंज कर सकते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती हैं, और उसके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बदल सकते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम नेशनल पार्क में बदल सकते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नेशनल पार्क होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसके अंदर नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, यानी कि मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो डेवलप किया जाता है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड आल्सो टू एजुकेट ट्रेन। वहाँ पर एजुकेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और क्रिएट अवेयरनेस और जागरूकता फैलाई जाती है अबाउट इन्वायरमेंटल एक्सेप्ट एंड इको फ्रेंडली लिविंग इज कॉल्ड ए बायोस्फीयर रिजर्व। यानी वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन सबको एजुकेट या अवेयर किया जाता है कि वो वहाँ जो हमारी प्राकृतिक आवास में रहने वाले जानवर हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आने वाले जानवर, इंसान या फिर पेड़ पौधे, उन सबको किस तरह कंजर्व किया जाता है। इसमें हमारे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें से कुछ है जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नालंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और गुल्फ ऑफ मैनार बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है सभी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का और उनकी कुछ प्रजातियों का। सबसे पहले जो रेड डाटा बुक थी वो 1991 के अंदर पब्लिश की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर भी एक टाइगर जो पहले टाइगर थे उसकी मात्रा कम होती जा रही थी, यानी वो भी एंडेंजर्ड स्पेसीज में काउंट हो गए थे, लेकिन इनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था जो 1973 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था जो बंगाल में जो टाइगर है उनकी जो प्राकृतिक आवास देना और उनको वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना ताकि उनकी जो संख्या वो धीरे धीरे बढ़ जाए। अब उसका परिणाम यह हुआ कि जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही धीरे धीरे। फिर माइग्रेशन का मतलब है जो कोई भी पक्षी या जानवर अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है और जब कुछ फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो वापस अपने उसी स्थान पर आ जाता है। इसके लिए सबसे मेन है आर्टिक टर्न और साइबेरियन क्रेन। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? सबसे पहले हार्श एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट। कई बार मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि वो वहाँ पर वो उनके बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए कुछ समय के लिए जब तक वो मौसम चेंज रहेगा वो अपनी जगह उस जगह को छोड़ देते हैं। दूसरा फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, फूड एंड वाटर। कई बार पानी और भोजन की तलाश में भी वो चले जाते हैं। टू गेट ए सुटेबल प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन। कई बार अपने ऐसा सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर वो रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन कर सके। जैसे कि सैल्मन फिश होती है वो माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर की तरफ, क्योंकि वो उसको अपने जब अंडे देने होते तो वो फ्रेश वाटर में अंडे देती है। ऐसे ईल्स होती है, यह भी साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है अंडे देने के लिए। जो आर्कटिक टर्न होती है यह एक सी बर्ड है, यह माइग्रेशन के लिए सबसे फेमस है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में अपना एरिया कवर करती है, जो कि 19,000 किलोमीटर की जो यात्रा है वह उसको कवर करती है एक साल में, क्योंकि वो जब सीजन चेंज हो जाता है वो वापस अपने स्थान पर आ जाती है। ऐसे साइबेरियन क्रेन ये साइबेरिया का पक्षी है, इसलिए इसको साइबेरियन क्रेन कहा गया है। यह साइबेरिया से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके वह भारत में आ जाता है। भारत में जो राजस्थान में भरतपुर है वहाँ पर आ जाएगा, और जब तक इसको गर्म क्षेत्र चाहिए रहने के लिए। साइबेरिया के अंदर जब ठंड का मौसम शुरू होता है तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड शुरू हो जाती है जो यह सहन नहीं कर पाते, और राजस्थान के अंदर गर्मी होती है। इस दौरान वह गर्मी के मौसम में यहाँ आ जाएगा, और वहाँ जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी उस टाइम वह उस महीने वापस अपने साइबेरिया में चला जाता है।